हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं 71 क्वेश्चन से। 70 क्वेश्चन तक हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके थे, तो ये हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 है। सो चलिए चलते हैं। सो स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही हैं, सो मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता स्थल एंड खननकर्ता, तो ये इसका हो जाएगा लोथल, रंगनाथ राव, धोलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट, चनहुदड़ो, एनजी मंजूमदार, राखीगढ़ी, अमेंद्रनाथ। चूँकि एक थोड़ा जूम कर लेते हैं सो दैट आप लोग की विजिबिलिटी बेटर हो। हाँ, तो अभी थोड़ा सही है। तो देखिए, इसका उपयुक्त तीनों ही ऑप्शन सही हैं। सो तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसके। धौलावीरा का उत्खनन रंगनाथ राव द्वारा 1857 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। धौलावीरा का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990 से 91 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चनहुदड़ो का उत्खनन एनजी मजूमदार द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। राखीगढ़ी का उत्खनन अमेंद्रनाथ द्वारा 1966 से 1997 ईस्वी में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें है कि सरगोना अभिलेख में इस सभ्यता को मुलेहा नाम से वर्णित किया गया। इस सभ्यता के लोग कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास नहीं करते। इसकी लिपि चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो 1 और 3 सही है। इस सभ्यता के लोग कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे। इट मींस ये लोग विश्वास करते थे। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आजीवक संप्रदाय, इसकी स्थापना मखलीपुत गोसाल ने की थी, जो वेदों के सर्वोच्च अधिकारी को स्वीकार नहीं करता है। इसका मानना है कि किसी व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाओं को नियत निर्धारित करती है। तो ऑप्शन बी सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीलाल पुत गोसाल ने की थी, जो आजीवक भाग्यवाद तथा नियतवाद में विश्वास करते थे। तो पहले क्या हुआ था कि ये जैन धर्म के साथ रहते थे। तो जैन धर्म के साथ रहते थे, फिर उन्होंने जैन धर्म से हटके अपना खुद का संप्रदाय स्टार्ट किया था, आजीवक संप्रदाय। तो उपनिषद है और प्रसिद्ध सुक्ति है, तो इसको मिलाना है। तो छंदोय उपनिषद, तो छंदोय उपनिषद आपका मिल जाएगा तत्व असित बृहद्राणे उपनिषद है। अहम बस ब्रह्मसी से मांडव्य उपनिषद है। अयम आत्मा ब्रह्मा से मुंडक उपनिषद है। सत्यमेव जयते से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिकावाद जैन धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है। अनित्यवाद बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है। तो इसमें 1 और ये दोनों कथन सही दिए हुए हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो प्रथम जैन संगति में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। जैन धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। तो इसमें न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें जैन धर्म दिगंबर तथा श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। जैन धर्म अनिश्वरवादी, नास्तिक तथा वेदों को अस्वीकार करता है। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इसमें भी कोई कथन नहीं सही, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। इसमें बौद्ध संघ स्थारवीर एवं महासंघिका में विभाजित हुआ था, न कि पहले वाले में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क द्वारा कश्मीर में आयोजित की गई थी, जिसमें बौद्ध संघ का विभाजन हीनयान एवं महायान में हुआ था। तो इसमें दूसरे और चौथे हुआ था। तो इवन नंबर्स में हुआ था। आप लोग ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो 78 क्वेश्चन पे चलते हैं। आदि शंकराचार्य के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें है, इस कथन को अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। यह दर्शन बौद्ध दार्शनिकों का विरोधी है। शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान के स्रोता के रूप में खारिज कर दिया है। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा गलत है। आचार्य शंकराचार्य ने वेदों को सच्चे ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। निम्नलिखित में से मौर्योत्तर साहित्यिक रचना है। तो मौर्योत्तर साहित्यिक रचना है गाथा सप्तशी, चरक संहिता, महाभाष्य। तो ये तीनों ही मौर्योत्तरकालीन साहित्यिक रचना है। गुप्त सप्तऋषि के लेखक हाल, चरक संहिता के लेखक चरक, महाभाष्य के लेखक पतंजलि
है। सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की थी, इनके शासनकाल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति उत्तम थी, तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि प्रदान की थी, इसके शासनकाल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति उत्तम थी। तो आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सातवाहन वंश के शासकों ने सीसी तथा पोटीन के सिक्के चलाए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया था। शासकों के नाम के आगे माता के गोत्र का उपयोग करना स्त्रियों की उत्तम स्थिति को दर्शाता तथा तत्कालीन समाज मात्र सत्तात्मक था। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी। गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इलाहाबाद शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। रेशम, कपास, मसाले, औषधि, बहुमूल्य रत्न, मोती, बहुमूल्य धातुएं और इस्पात का निर्यात समुद्र द्वारा किया जाता है, तो इसमें 1 और 3 सही हुए। हरिशेठ द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के उत्तर भारत में 9 तथा दक्षिण भारत में 12 विजयों का उल्लेख है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये दौरान भारत आया था, न कि प्रथम के। निम्नलिखित शासकों में कौन सा जैन धर्म के संरक्षक हैं? बिंदुसार, खारवेल, चंद्रगुप्त। तो खारवेल और चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म के संरक्षक हैं। बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य व खारवेल कलिंग ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया था। गुप्तकालीन ब्रह्मा अवतार की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो उदयगिरी से प्राप्त होती है। कांधार हानि मुगल साम्राज्य के किस दृष्टिकोण से बड़ा झटका था? तो ये रणनीतिक गढ़ था। 1949 में फारस के शाह अब्बास द्वितीय ने कांधार को मुगलों से सदा के लिए जीत लिया था, जो मुगल साम्राज्य हेतु रणनीतिक दृष्टि से बड़ा झटका था। संगम साहित्य एवं रचयिता। तो सॉल्यूशन इसका है पहला शिल्पदिकारम मिल जाएगा आपका चौथे से। इगोलो आदिकला मणिक हैमल मिल जाएगा आपका शीतल तलसर से। एंड जीवक चिंतामणि मिल जाएगा तिरुकेतवर से। एंड लास्ट वन कुरुल मिल जाएगा तिरुवल्लूर से। सुमेलित कीजिए वाग्भट, भास्कर, पिंगल एंड पढ़नी। तो वाग्भट हो जाएगा औषधि, भास्कर ज्यामिति गणना, और पिंगल हो जाएगा छंद, पिंगल मतलब छंद, और पाणिनि व्याकरण से संबंधित है। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। निम्नलिखित में से कितने युग्म सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है 2 युग्म सम्मिलित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण चोल शासक अरिमोल्ली वर्मन अथवा राजा राज प्रथम ने करवाया था, जो कि एक शिव मंदिर है, ऊंचे विमान हेतु प्रसिद्ध है। तो ये वाला गलत हो गया। और बाकी गंगौर चोलपुरम राजेंद्र ने करवाया था तथा करोगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने करवाया था। प्रसिद्ध तमिल रामायण जो कि रामावतार नाम से लिखी गई है कि रचयिता है कंबन। तो फिर और उसके बाद दर्शन एंड प्रतिपादक। तो न्याय दर्शन जो है ये दिया था गौतम ने। वैशेषिका दिया था कणाद ने। साक्ष्य दिया था कपिल मुनि ने। और उत्तर मीमांसा दिया था बदरायण ने। उपयुक्त के अतिरिक्त षड दर्शन में के पूर्व मीमांसा जैमिनी व योग पतंजलि दर्शन द्वारा शामिल है। और इधर देख लेते हैं बौद्ध धर्म के वैशाख पूर्णिमा किन दृष्टि से पवित्र मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध का जन्म, संबोधि प्राप्त, महापरिनिर्वाण और गृह त्याग। तो इसमें 1, 2 और 3 सही, गृह त्याग नहीं सही है। देखते हैं वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में 3 दृष्टियों से पवित्र माना जाता है। बुद्ध का जन्म, संबोधि प्राप्त तथा महापरिनिर्वाण। आगे देखते हैं 93 क्वेश्चन। अभिलेख है तथा जानकारी है। तो जूनागढ़ के अभिलेख में से हमको क्या जानकारी मिलती? जूनागढ़ के अभिलेख से हमको सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख से पीयूष मित्र और हुड़ों के साथ स्कंद गुप्त का युद्ध होता है। और मेहरौली लौह स्तंभ से चंद्र नाम का उल्लेख मिलता है। इंदौर ताम्रपत्र से तेलिया की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर को दान में देने का
वो मिलता है। संदेश, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो उत्तर मेरु अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कनिष्क बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का अनुयायी था। नागार्जुन की पुस्तक माध्यमिका कारिका है। विम कंडफिसेस ने अपने सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी और डमरू के चित्रों का अंकन किया है। तो असत्य कथनों का चयन करें तो पहला वाला कथन असत्य है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, न कि हीनयान शाखा का। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका तथा प्रज्ञा पारमिति सूत्र की रचना की थी। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में कौन कौन सम्मिलित था? तो इसमें सम्मिलित थे कालिदास, वाराहमिहिर, कालिदास, वाराहमिहिर, धन्वंतरि तथा अमर सिंह। चरक व भास्कर के अतिरिक्त अन्य सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सम्मिलित हैं। उपयुक्त में के अतिरिक्त छपड़क, शंकु, वरुरिच, बेताल भाटी व घटप्रगट नवरत्नों में सम्मिलित थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 97 पे हम लोग आ गए हैं। याद है ना, 150 क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर ले। पल्लव काल के अलवर और नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातिपी की कोंडा की उपाधि धारण की थी। पल्लव शासकों की राजधानी कांचीपुरम है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब तीनों ही सही है। और यहाँ अलवर और नैनर को बता दे तो देखिए नैनर, जस्ट ये पकड़ लीजिए नैनर, तो आपको अलवर ऑटोमेटिक याद होता है। नैनर मतलब भगवान विष्णु के 3 नयन होते हैं, बस इसी से नैनर। तो जो नैनर संत हैं वो भगवान शंकर के अनुयायी हैं और जो अलवर होते हैं वो भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं। तो ये कभी कभी पूछ लेता है। यूपी बीएड में इस बार पूछा था, दी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैन साहित्य की मुख्य भाषा प्राकृत है। गाथा सप्तशी प्राकृत भाषा की प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 99 वाला क्वेश्चन है। कथन ए, 11वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीरा का पतन हो गया था। नालंदा महावीरा के राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। हर्षवर्धन के पश्चात बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया तथा राजपूत काल में ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण मिला। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। और यहाँ आ जाता है रीजनिंग। सो रीजनिंग तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए देखते हैं कितना रीजनिंग क्वेश्चन है। मतलब 100 क्वेश्चन था, बाकी रीजनिंग और मैथ दिया हुआ है आई थिंक। ये देखिए DIY एंड मैथ है। सो आई थिंक और ज़्यादा तो है नहीं, है सॉरी है। चलो मिल गया, नहीं तो मैं आप लोग को टाली थी, फिर आप लोग बोलते हैं कि यार 10 मिनट में ही हो गया। चलिए शुरू करते हैं 121 क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी का प्रतिशत भारत की कुल आबादी में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी के प्रतिशत से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 914 है। आई एम सॉरी, कहाँ चला गया क्वेश्चन? 121। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। न तो 1 सही है, न ही 2 सही है। भारत में राजस्थान की शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी 17.97 से 1961 में थी और 31.14% है। 2021 के अनुमानित से 34%। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है टोंक। तो फिर आगे है, अच्छा जिला टोंक 985, बांसवाड़ा 964, प्रतापगढ़ 963, डूंगरपुर 951। राजस्थान का न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर 841, श्रीनगर 842, दौसा 847, अलवर 851। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के लिए साक्षरता दर 2011 में 79.70% थी। 7 होगा, सॉरी। डूंगरपुर राजस्थान का सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। बांसवाड़ा 1.01 लाख सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है। राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा शहरीकृत जिला है कोटा।
कोटा में 60.31%, जयपुर में 52.40%, अजमेर में 40.08%, जोधपुर में 34.30%, बीकानेर में 33.86%। भारत के कुल ग्रामीण में शहरी प्रवासियों की संख्या में राजस्थान के प्रवासियों का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण में शहरी पलायन 754 लाख रुपए, राजस्थान में ग्रामीण से शहरी पलायन 32 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वाले की आबादी थी 20,68,00 आप लोग काउंट कर लीजिएगा, आई थिंक 20,68,000। राजस्थान में विकास प्राधिकरण तथा शहरी विकास न्यासों की संख्या थी 3 संबंधित 14। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 1D कहां से कहां तक प्रस्तावित था? तो ये मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक प्रस्तावित था। तो जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल तक, फेज 1B चांदपोल से बड़ी चौपाट तक, फेज 1C बड़ी चौपाट से ट्रांसपोर्ट नगर तक, फेज D मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक, फेज 2 सीतापुर से आंबड़बाड़ी तक। इंदिरा रसोई योजना के शुभारंभ के समय कितने नगरीय निकायों में कितनी इंदिरा रसोई शुरू की गई थी? तो 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोई शुरू की गई थी। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 में की गई थी। लक्ष्य कोई भूखा ना सोए। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोई की स्थापना की शुरुआत हुई थी। बजट 2023-24 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार हुए। कुल 2000 इंदिरा रसोई की घोषणा हुई है। बजट 2023-24 के तहत ग्रामीणों में विस्तार कुल 2000 इंदिरा घोषणा हुई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट 4 आयामों प्रकाश करता है: शिक्षा का अवसर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर प्रकाशित किया जाता है। यह एक भारत 127वें स्थान पर। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 कथन सत्य हैं। देखते हैं कौन? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 यह 17वीं रिपोर्ट है। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। प्रथम स्थान आइसलैंड। भारत 0.643 स्कोर के साथ 127वें स्थान पर। यह रिपोर्ट शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण के आयामों में शामिल होती है। हाल ही में ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में किस स्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है IIT मद्रास को। किस देश के साथ भारत ने जेट इंजन निर्माण हेतु समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। किस टीम ने अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो उरुग्वे ने जीता है। संस्कृति मंत्रालय ने किस राज्य में खेलो इंडिया जानकारी व आदिवासी खेलों का आयोजन किया है? तो उड़ीसा ने किया है। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, विश्व बाल श्रम निदेशक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आइए चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को, विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। वाजपेयी द एसेट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 77 पुस्तक के लेखक कौन थे? अभिषेक चौधरी। वाजपेयी द एसेट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 77 पुस्तक के लेखक अभिषेक चौधरी हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाए केवल 1 और 2। इसका विकास DRDO द्वारा किया था। यह 1 से अधिक वारहेड ले जाने में सक्षम है। DRDO ने किया था। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में परीक्षण हुआ था। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। यह एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व का 3रा स्थान है।
ग्लोबल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो नीरजा तबेलिया को सम्मानित किया गया था। महर्षि नवल के पैनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये जोधपुर में किया जाता है। जून 2023 में राजस्थान को किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है? तो पवन ऊर्जा द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के बच्चों को संकाय चयन और कैरियर काउंसलिंग के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो डॉयल फ्यूचर चलाया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 देवीलाल माहिया को किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया अंतास रो ओल्मो। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 राजस्थानी भाषा में देवलिया माहिया को असंता रो ओल्मो कविता संग्रह हेतु साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा में अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा हेतु साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किस संत पर शोध अध्ययन केंद्र स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है संत पीपाजी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में संत पीपाजी पर शोध व अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। एनीमिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों की प्रगति के संदर्भ में किस शीर्ष स्थान पर है? तो जयपुर शीर्ष स्थान पर है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी की रिसाइक्लिंग करना। 149वां है चिकित्सा अधिकारी व प्रशिक्षकों को उच्च अध्ययन के लिए कितने वर्षों का असाधारण अवकाश सेवा के अंतर्गत दिया जाना चाहिए? तो ये है 3 वर्षों का। भारतीय 150 और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 8वां स्थान है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में राजस्थान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला केरला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज हम लोगों ने 150 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। सो अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट में बताइए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। वैसे मैंने अभी तक तो टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, दैट मोटिवेट मी अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।